हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे और साइंस में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, जो कि क्लास 9 से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो मैटर डिस्कस करने से पहले उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, टर्म्स है, उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जो कि आप पिछले क्लास में भी या निचले क्लास में भी आपको बताया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो साइंस है, ये साइंस होता क्या है। ठीक है, तो साइंस का जो डेरिवेशन हुआ है, साइंस जो वर्ड है उसका जो डेरिवेशन हुआ है वो एक लैटिन वर्ड से हुआ है, जो लैटिन वर्ड क्या है, साइंटिया है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा, किसी चीज़ को जानना ही साइंस है। बल्ब के बारे में जाना, बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना जो कि आज हमारे लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया है। मोबाइल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे डेवलप हुआ? किसी चीज़ को हम लोगों ने किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो ऑब्जर्वेशन मिला उसको हम लोगों ने जाना, उसके बाद ही किसी नए चीज़ का इन्वेंशन हुआ। तो किसी भी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है या किसी चीज़ को जो जानना होता है, तो वही क्या है, साइंस है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि वर्ड साइंस जो है डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, जो है साइंटिया। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, यानी जानना, किसी चीज़ को जानना। तो साइंस जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से आया है, साइंटिया से, जिसका मीनिंग होता है टू नो। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं साइंस में? टू जानते तो है, लेकिन क्या जानते हैं हम लोग? किसी इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, कोई घटना हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, फिनोमेना। ठीक है, फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। फिनोमेना मीन्स प्राकृतिक घटना। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सब पढ़ेंगे कैसे? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी घटना के बारे में, किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे जो घटना हो रही है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उससे जो इंसिडेंट हो रही है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट करके हम लोग जानेंगे, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, और उसी जानने को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, तो साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड साइंटिया था, और साइंटिया का मीनिंग टू नो होता है, यानी जानना। तो इसमें हम लोग किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी फेनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, यानी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जो रिलेटेड इंसिडेंट होती है, जो फेनोमेना होती है, उसी को स्टडी करना ही साइंस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग साइंस के बारे में हम लोगों ने जाना। तो हम लोग 9th क्लास में केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में भी हम लोग को जानना उतना ही ज़रूरी होता है जितना साइंस जानना ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री का फादर कौन था। सभी का फादर होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का भी फादर हम लोग जानते हैं, चार्ल्स बेबेज जी को कहते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री के फादर को हम लोग, केमिस्ट्री का जो फादर है उसको हम लोग एंटोनियो लेवाइजर के नाम से जानते हैं। एंटोनियो लेवाइजर एक जो महान साइंटिस्ट हैं, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवाइजर, यानी उनका पूरा नाम एंटोनियो लेवाइजर है। ठीक है, उनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? तो केमिस्ट्री जो है इज द स्टडी ऑफ मैटर, यानी मैटर के बारे में स्टडी करना, उसके प्रॉपर्टी, मैटर्स के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। यानी केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री किसी भी चीज़ के मैटर के बारे में, किसी भी मैटर के, उसके प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। तो यहाँ से एक वर्ड आया, मैटर क्या है? मैटर क्या है? ठीक है, तो मैटर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ कंपैरिजन देखते हैं। जैसे कि हमारे इस संसार में बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, अगर उस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को देखा जाए तो वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से काफ़ी अलग है। किसी का साइज अलग है, किसी का फिजिकल अपीयरेंस अलग है, यानी कलर अलग है। ठीक है,
बहुत से मायने में सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी ये सभी में कुछ चीज़ कॉमन है। कॉमन मीन्स क्या कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हैं वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यानी सभी लोग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सभी में कुछ मास होता है। ठीक है, सभी लोग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और सभी लिविंग और नॉन लिविंग में सभी में मास होता है। तो ये दो चीज़ कॉमन है और इसी दो चीज़ से हम लोग मैटर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस संसार में जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, यहाँ तक कि मनुष्य से लेकर पेड़ पौधा तक, जानवर से लेकर कुर्सी टेबल, कुछ भी आपके आसपास जो भी कुछ दिख रहा है वो सारे मैटर हैं। ठीक है, भले देखने में सारे अलग हैं, उनका साइज अलग है, कलर अलग है, कोई किसी पेड़ से बना है, कोई जीवित है, कोई निर्जीव है, लेकिन उन सभी चीज़ों में कुछ चीज़ कॉमन है। जैसे कि सभी चीज़, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और उनका अपना कुछ मास होता है। तो इसी से हम लोग मैटर को डिफाइन करेंगे। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेज रेसिस्टेंस एंड हैज मास। किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें मास है, उसमें वो क्या है, रेसिस्टेंस पोजेस कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। ठीक है, तो मैटर को देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस पोजेस मास। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, सॉरी ये व्हाइट बोर्ड को ले लेते हैं हम लोग। ये व्हाइट बोर्ड क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, इसमें कुछ मास भी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जी, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसमें मास होगा और उसमें कुछ रेसिस्टेंस भी ऑफर करेगा। अगर उसमें कुछ रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस जो वर्ड है हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टेंस अगर उसमें है, ठीक है, और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और मासेस पोजेस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जो कि किसी भी चेंजेस को होने से क्या करता है, रेसिस्ट करता है। यानी कोई भी बदलाव को होने से रेसिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, इसको हम पीछे धक्का देते हैं और ये पीछे धक्का, ये पीछे जा नहीं रहा है, यानी ये रेसिस्ट कर रहा है, किसी भी चेंज होने से रेसिस्ट कर रहा है। तो हम लोग उस सेंस में क्या कहेंगे कि ये इसमें रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, या इस पर हम उंगली को घिस रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ऐसे तो मेरे उंगली को स्मूथली मूव कर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसा चीज है बोर्ड में जो कि मेरे उंगली को मूव होने से रोक रहा है, यानी जो कि क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के कारण हमारे मेरे फिंगर के मूवमेंट को क्या हो रहा है, मेरे फिंगर मूव नहीं हो पा रहा है। तो वही जो प्रॉपर्टी है जो कि मेरे फिंगर के मूवमेंट को अपोज कर रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। तो रेसिस्टेंस हम लोग को यहाँ उतना पढ़ना नहीं है, फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना होगा रेसिस्टेंस क्या होता है। तो मैटर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसमें कुछ मास हो या उसमें वो रेसिस्टेंस ऑफर करता हो, तो वो क्या होगा, उसको हम लोग मैटर करेंगे। दुनिया का कोई भी चीज़ ले लीजिए, सारे मैटर के ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। तो बहुत सारे इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, बहुत पुराने एंशिएंट इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि इस संसार में जितने भी मैटर हैं, जो भी कोई मैटर है, वो 5 एलिमेंट्स से बना होता है। ठीक है, 5 तत्वों से बना होता है, और उस 5 तत्वों को वो लोग क्या कहते हैं, भूतास। क्या कहते हैं, भूतास कहते हैं। 5 तत्वों को वो लोग भूतास कहते हैं। और 5 तत्वों में क्या क्या आएगा उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे आकाश, जिसको स्काई कहते हैं, वायु मतलब एयर, तेजस मतलब फायर, अप मतलब वाटर, और सृष्टि मतलब अर्थ।
तो ये 5 तत्व है, आकाश, वायु, तेजस, अप, सृष्टि। ठीक है, ये पांचों तत्वों से हमारे इस संसार में जितने भी मैटर आपको दिख रहे हैं, पुराने एंशेंट इंडियन फिलोसफर का ये कंसिडरेशन था, ये कहना था कि हमारे इस अर्थ पर, हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं वो सारे मैटर 5 तरह के एलिमेंट से बने हैं, जो कि यहाँ पर है। इसी 5 तरह के एलिमेंट से सारे मैटर बना है। ठीक है, तो इसको पहले इतना नोट कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर बना क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि मैटर 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो एक इंडियन सैगत हैं, यानी एक बहुत बड़े भारतीय साधु थे जिसका नाम क्या है, महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ एक ग्रेट इंडियन सैगत हैं, यानी साधु थे, संत थे। उन्होंने क्या कहा था कि इस संसार में जितने भी मैटर हैं वो एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा था कि इस संसार में जितने भी मैटर हैं वो कुछ ना कुछ से बना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा, अणु कहा, यानी टीनी पार्टिकल ऑफ मैटर, टीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर को उन्होंने अणु कहा, उसको अणु कहा। ठीक है, महर्षि कन्नड़ ने कहा कि जितने मैटर हैं इस संसार में वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और वो जो छोटे पार्टिकल हैं उसको उन्होंने अणु नाम से संबोधित किया। ठीक है, बाद में इन्होंने फर्दर स्टडी के बाद या फर्दर एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन्होंने बाद में ये भी बताया कि अणु से भी स्मॉलर पार्टिकल होता है, यानी अणु भी बाद में डिविजिबल होता है, और अणु का जो स्मॉलर पार्टिकल होता है, यानी इसका भी जो स्मॉलर पार्टिकल होता है, यानी ये भी फर्दर डिवाइड होता है, आगे चलकर ये भी डिवाइड होगा, और इसको उन्होंने परमाणु कहा। ठीक है, अणु का भी स्मॉलर पार्टिकल होता है, परमाणु। तो ये सारे हमारे ग्रंथों में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ों को तो हमारे साधुओं ने, संतों ने पहले ही डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ये सभी चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर दिया गया था। इन्हीं चीज़ों को पढ़ा जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और उसी चीज़ों को नए तरीके से अभी हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद एक डेमोक्राइटस नाम का साइंटिस्ट है, डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी किया, इन्हीं चीज़ों को स्टडी किया, इन्हीं चीज़ों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसने क्या कहा कि इस जो स्मॉलर पार्टिकल ऑफ एटम है उस स्मॉलर पार्टिकल जो स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो था, इसी को वो अणु ना कहकर क्या कर दिया, इसी को उसने एटम कहा। यानी कहा कि जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम है। तो ये मॉडर्न साइंस में उसी अणु का नाम एटम दे दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने एक दिखाया भी, यानी मान लीजिए ये मैटर है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये मैटर, तो मैटर जो है वो स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ठीक है, और ये जो स्मॉलर पार्टिकल है, और इसी स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर ये पूरा एटम बना हुआ है, पूरा मैटर बना हुआ है। इसी स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर ये पूरा मैटर का निर्माण हुआ है, और इसी स्मॉलर पार्टिकल को डेमोक्राइटस ने कहा एटम, यानी स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो सबसे पहले डेमोक्राइटस ही जो था वो उसने क्या कहा था कि मैटर जो है स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना है, स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है, और उसी स्मॉलर पार्टिकल को, यानी इसको, ईच स्मॉलर पार्टिकल को उसने एटम नाम से दर्जा दिया। ठीक है, और उसने ये भी बताया था कि जितने भी एटम होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है, यानी एक देखिए एक दूसरे से ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है। तो
जिस फोर्स के कारण ये सारे मैटर एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उस फोर्स को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स, द फोर्स बाय विच एटम्स ऑफ अ मैटर आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, देन दैट फोर्स आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, यानी जिस फोर्स के कारण जो मैटर्स के पार्टिकल हैं एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, उस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहेंगे। अगर आप गौर से देखिएगा तो इस एटम्स यानी इस पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। ठीक है, इस पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, तो उस स्पेस को इंटरमोलिकुलर यानी मैटर के एटम्स के बीच में यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज आया, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स से मैटर के सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली बाइंड होते हैं, पैक्ड होते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, और इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस की मदद से हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर के कितने टाइप्स होते हैं वो सारे स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर को तो दो टाइप में, एक फिजिकली और एक केमिकली डिवाइड किया गया है। फिजिकली में हम लोग 5 टाइप पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो यही जो फिजिकली जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, उसमें हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस की मदद से हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस किए हैं उस चीज़ को अब हम लोग लिख भी लेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी सहूलियत हो। और देखिए, नोट्स बनाएंगे आप लोग तो नोट्स ही आपको बाद में क्या करेगा? रिवीजन करने में मदद करेगा। और नोट्स ही नहीं बनाएंगे तो रिवीजन करने में मदद कौन करेगा? तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले नोट्स बनाना उसका ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स ही आपको बाद में रिवीजन करवाएगा। और नहीं तो फिर बाद में आपको अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप 10 तरह के बुक से पढ़िएगा, 10 तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। तो हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं मैटर में, ठीक है, तो पहले सेक्शन का तो नोट्स हम लोगों ने बना लिया। दूसरे सेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? जो पढ़े हैं वही लिखेंगे। क्या पढ़े थे कि एक ग्रेट इंडियन सैगा था, यानी संत था जिसका नाम क्या था? महर्षि कर्नाड, जिसने पहले फर्स्टली सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जितने भी मैटर हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स से बने होते हैं और एक स्मॉलर पार्टिकल्स को अणु कहते हैं। फिर बाद में उसने क्या फर्दर बिलीव दैट, यानी बाद में उसने कहा कि जो अणु भी होता है, यानी जो अणु होता है वो 2 या 2 से अधिक स्मॉलर पार्टिकल से बना होता है। बाद में उसने ये बताया कि जो अणु होता है वो 2 या 2 से अधिक स्मॉलर पार्टिकल से बना होता है और उस स्मॉलर पार्टिकल्स को हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम डेमोक्राइटस था। तो डेमोक्राइटस ने इन्हीं के स्टडी को पढ़ा होगा और कहा, क्या कहा? नाम चेंज कर दिया और क्या कहा कि जितने भी मैटर के स्मॉलर पार्टिकल होते हैं उसको क्या कहते हैं? एटम। उसने उसका नाम एटम दे दिया। देखिए ये मैटर है, मैटर बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बने हैं और ईच पार्टिकल को महर्षि कर्नाड ने अणु कहा था और इसने ईच पार्टिकल को एटम कह दिया। ठीक है, फिर बाद में और इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ और भी स्टडी हुआ और पता चला क्या कि जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं उस सारे पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्पेस क्या कहलाता है? तो उस स्पेस को इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटरपार्टिकल स्पेस कहते हैं, यानी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, पार्टिकल मैटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है। अब देखिए ये जो पार्टिकल है एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड है, यानी एक दूसरे से काफी अट्रैक्ट है।
एक दूसरे यानी पार्टिकल के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के कारण ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन क्या है, तो ये भी अट्रैक्शन यानी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सारे मैटर, जितने भी मैटर हैं इस संसार में, कोई भी मैटर ले लीजिए, उस सारे मैटर के पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। किसी में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, किसी में कम लग रहा है और किसी में बहुत कम लग रहा है। तो उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को का क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैटर को सबसे पहले दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक मैटर का पहला फिजिकली है, दूसरा केमिकली, यानी मैटर को फिजिकली और केमिकली दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ फिजिकली क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ फिजिकली क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड प्योर में हम लोगों को केमिकली पढ़ना है। तो मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली मैटर का 5 टाइप होता है, 5 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी मीन्स क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो फिजिकली मेरे को मैटर का 5 स्टेट पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यही मेरा मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, और केमिकली मैटर को क्लासिफाई किया गया है, पहले तो दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर पढ़ेंगे, और मिक्सचर का 2 टाइप, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सेकेंड पार्ट है मैटर का क्लासिफिकेशन का, जो सेकेंड हिस्सा है, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में मेरा मेन फोकस रहेगा इस 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पर। ठीक है, यानी फिजिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग इस चैप्टर में मैटर का सबसे पहला स्टेट पढ़ेंगे, जो कि है सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड को जानेंगे कि ये सॉलिड है क्यों, इसका नाम सॉलिड क्यों पड़ा। ठीक है, तो सॉलिड का एक हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये कोई मैटर है जो कि सॉलिड है, तो इसके एटम्स के बीच में, यानी इसके जो स्मॉलर पार्टिकल्स है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस कदर होगा। ये सॉलिड का, ये सॉलिड के अंदर के स्मॉलर पार्टिकल का स्ट्रक्चर है। तो सॉलिड के अंदर के स्मॉलर पार्टिकल का यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है, देख रहे हैं कि यहाँ जो सॉलिड का स्मॉलर पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से काफ़ी क्या है, क्लोजली पैक्ड है, यानी काफ़ी क्लोजली पैक है। इसके बीच में स्पेस नाम मात्र का है। ठीक है, और स्पेस नाम मात्र का है, यानी ये इसके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, और इसमें यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें नेग्लिजिबल है, नाम मात्र का है। यानी इस तरह के मैटर को हम लोग सॉलिड कहेंगे। यानी सॉलिड किस तरह के मैटर को कहेंगे, सॉलिड उस तरह के मैटर को कहेंगे जिसके पार्टिकल्स के बीच में, यानी जिसके टिनी पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो और इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल हो, तो उस तरह के मैटर को हम लोग सॉलिड कहेंगे। ठीक है, तो सॉलिड को अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन भी कर सकते हैं, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अ मैटर that has a strong intermolecular force and negligible intermolecular space and has negligible intermolecular space
between the particles of matter, then that type of matter is called solid। यानी अगर किसी मैटर के पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो और नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस हो तो उस तरह के मैटर को हम लोग सॉलिड कहेंगे, जिसका परफेक्ट डायग्राम यहाँ पर है। ठीक है, यह अब सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी होता है सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। रिजिड इन द सेंस हार्ड होता है, जैसे आप लोहे का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयरन, बोर्ड। ठीक है, ये सब सॉलिड के एग्जांपल हैं। चेयर, टेबल, ठीक है, सारे सॉलिड के एग्जांपल हैं। तो सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, यानी रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। हार्ड और इनकम्प्रेसिबल होने का वही कारण है। हार्ड, रिजिड और इनकम्प्रेसिबल कोई भी मैटर कब होगा? जब उसके बीच में, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी कम होगा, जिसके कारण से वो मैटर क्या होगा? हार्ड बन जाएगा और इनकम्प्रेसिबल बन जाएगा। इनकम्प्रेसिबल मीन्स क्या? जिसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको इनकम्प्रेसिबल कहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाई आर सॉलिड रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। तो रीजन वही होगा कि सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, जिससे कारण से सॉलिड रिजिड और इनकम्प्रेसिबल है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? सॉलिड हैज हायर डेंसिटी। सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, तभी सॉलिड पानी में तैरता भी है, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग मास बाई वॉल्यूम करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास मालूम है और उसका वॉल्यूम मालूम है तो हम लोग उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। दूसरा डेफिनेट शेप होता है, यानी उसका शेप चेंज नहीं होता है, और वॉल्यूम भी डेफिनेट ही होता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। तीसरा है सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है? हाइयर होता है। चौथा प्रॉपर्टी लगेंगे सॉलिड हैज नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस। पांचवा प्रॉपर्टी लिख सकते हैं सॉलिड हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। छठा प्रॉपर्टी लिख सकते हैं सॉलिड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, कभी जल्दी गलता नहीं है। जैसे लोहे को ले लीजिए, लोहे को अगर आग पर रख दीजिए तो गलेगा नहीं, ठीक है। उसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि उतना टेम्परेचर हम करेंगे तब जाके वो क्या होगा? मेल्ट करेगा। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो क्या होता है? काफ़ी। सॉलिड से रिलेटेड 2-3 एक्टिविटी उभर कर आ रहा है, वो 2-3 एक्टिविटी को समझेंगे। और जितने हम लोगों ने सॉलिड का प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें 1-2 प्रॉपर्टी और बढ़ने वाला है, तो एक्टिविटी पढ़ते रहेंगे और उस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करते रहेंगे हम लोग, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन यहाँ उभर के क्या रहा है, व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप, ठीक है, ऑन स्ट्रेचिंग। तो कोई भी रबर बैंड आप ले सकते हैं, अगर उस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उस रबर बैंड पर फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड अपने शेप को चेंज कर देता है। तो हम लोगों ने सॉलिड के प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें एक कंट्राडिक्शन अराइज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई रबर बैंड लेते हैं, मान लीजिए रबर बैंड है और इस रबर बैंड पर इस साइड से और इस साइड से फोर्स लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तो ये रबर बैंड का साइज क्या होता है, चेंज हो गया, रबर बैंड का साइज चेंज हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, यानी किसी भी सॉलिड पर अगर फोर्स लगा देते हैं ठीक है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है और उसी समय तक चेंज होगा जब तक फोर्स उस पर लगा रहेगा। अगर उससे फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं, मान लीजिए रबर बैंड पर हम खींचेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, जब तक फोर्स लगा रहेगा तब तक चेंज होगा, फिर अगर उसको छोड़ देंगे फिर अपने वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। यानी सॉलिड अपने शेप को चेंज कर सकता है जब उस पर फोर्स लगेगा तब, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी में एक और नया प्रॉपर्टी जोड़िएगा उसके आगे, सॉलिड कैन चेंज या चेंजेज इट्स शेप when force changes, when force is applied on it। तो सॉलिड अपने शेप को चेंज करेगा कब, जब उस पर फोर्स अप्लाइड होगा तब। किसी सॉलिड में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है उसके शेप को चेंज करने के लिए, किसी सॉलिड में कम फोर्स लगाना पड़ सकता है उसके सॉलिड शेप को चेंज करने के लिए। तो एक नया प्रॉपर्टी यहाँ से उभर के आ रहा है इस एक्टिविटी से कि सॉलिड अपने शेप को चेंज करेगा जब उस पर क्या लगेगा, कोई फोर्स लगेगा। तो इसका हम रीजन देंगे, व्हाट अबाउट रबर बैंड कैन चेंज इट, यहाँ पर दो बार लिखे हैं, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, ठीक है, आप क्वेश्चन से तो यहाँ कह रहा है व्हाट अबाउट रबर बैंड, यानी रबर बैंड के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वो अपने शेप को चेंज करता है, यानी क्या रबर बैंड को हम अगर स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे तो क्या वो अपने शेप को चेंज करेगा, अगर चेंज करेगा तो क्या ये सॉलिड है, तो हम कहेंगे यस रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। यानी रबर बैंड अपने शेप को चेंज करेगा स्ट्रेचिंग के बाद, कब, जब उस पर फोर्स अप्लाइड होगा तब, और जब उससे फोर्स हम लोग रिमूव कर देंगे तो फिर अपने ओरिजिनल वापस उसी साइज में आ जाएगा। तो क्या उसको सॉलिड कहेंगे, तो हाँ सॉलिड कहेंगे उसको, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ जान चुका है कि सॉलिड अपने शेप को चेंज कर देगा जब उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही उससे फोर्स हटेगा वो फिर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम दो क्वेश्चन और आ रहा है, कह रहा है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, यानी शुगर एंड साल्ट के बारे में क्या कहना है, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दिस टेक द शेप ऑफ जार आर दे सॉलिड। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि कोई भी सॉलिड होता है उसका शेप फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो वो शुगर और साल्ट को किसी जार में रखते हैं तो उस जार का शेप ले लेता है, यानी वो शेप बदल देता है। तो ये देखने से लगता है कि उसका शेप बदल रहा है, लेकिन अगर शुगर और साल्ट के हर एक क्रिस्टल को, यानी हर एक दाने को देखा जाए तो जार में रखने से पहले जो उस दाने का शेप था वो जार में रखने के बाद भी उस दाने का शेप वही होगा। यानी यहाँ पर जो शुगर और साल्ट जो है वो अपने शेप को चेंज नहीं कर रहा है, भले वो जार के
आकार में आ जा रहा है, लेकिन वो शुगर और साल्ट जो है वो अपने पार्टिकल के शेप को चेंज नहीं करा है। तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि क्या शुगर और साल्ट क्या है, सॉलिड ही है, ठीक है, जो कि जार में रखने के बाद भी उसके हर एक दाने का जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उसमें ये रीजन लिख लेंगे हम लोग। दूसरा है कि व्हाट अबाउट स्पंज, स्पंज यानी गद्दे के बारे में आप क्या कहेंगे? गद्दा क्या होता है, उसको अगर हम लोग कंप्रेस करें, दबाते हैं तो क्या हो जाता है, दब जाता है। तो हम लोगों ने सॉलिड में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल इन द सेंस कि उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। तो अगर गद्दे का डिजाइन देखा जाए, मान लो कि ये गद्दा है कोई, ठीक है, तो गद्दे के डिजाइन में देखा जाए तो गद्दे के बीच में स्मॉल पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उस स्मॉल पोर्स में क्या होता है, एयर भरा रहता है, हवा भरा रहता है। तो यही रीजन है, स्मॉल पोर्स होने के कारण और उसमें हवा भरे रहने के कारण गद्दे को हम लोग दबाते हैं तो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, यानी वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर दबाकर एक ऐसा पूरी तरह से उसमें से एयर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसके बाद वो गद्दा नहीं दबेगा, यानी इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गद्दा भी सॉलिड है, ठीक है, बशर्ते उसमें क्या है, स्मॉल पोर्स है और उस स्मॉल पोर्स में एयर भरा हुआ है जिसके कारण से वो कंप्रेस हो जा रहा है। अदरवाइज अगर उसमें से एयर, सारे एयर्स को निकाल दिया जाए तो वो भी इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा और वो भी सॉलिड के कैटेगरी में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कह सकते हैं कि स्पॉन्ज क्या है, कंप्रेसिबल इसलिए है क्योंकि उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं और स्मॉल पोर्स में होल भरे होते हैं, सॉरी स्मॉल पोर्स में एयर भरे होते हैं जिसके कारण से वो कंप्रेसिबल हो जाता है। लेकिन अगर उसके प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे कि सॉलिड में जो सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। यानी यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है मेरा, डिफ्यूजन of solid into another solid is extremely slow। यानी डिफ्यूजन, सॉलिड, कोई भी सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज काफ़ी स्लोली करता है। तो यहाँ से एक नया पॉइंट आ रहा है मेरे को, डिफ्यूजन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यानी एक सेंस क्या है, दो लोहे को अगर रख दिया जाए सामने आपस में, ठीक है, तो वो क्या एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक या दो से अधिक पार्टिकल का एक साथ मिक्स हो जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो सॉलिड में यही डिफ्यूजन क्या होता है, काफ़ी स्लो होता है या नेग्लिजिबल होता है, होता भी नहीं है, ठीक है। तो यही डिफ्यूजन हम लोग अगले क्लास में डिफ्यूजन से आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।